हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज का पार्ट है हमारा 2, जो कि हमने पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का है 10th क्लास का। ये पार्ट 1 मैंने क्लियर करवा दिया था। आप मेरे दीपक कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तभी ये आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो ये अर्थशास्त्र का बुक है और इसमें हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रक पढ़ा था, और सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है, क्या होता है, जो हम प्राकृतिक रूप से संसाधन का उत्पादन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कृषि क्षेत्र से हो गया, जैसे कि डेयरी क्षेत्र से हो गया, और वन क्षेत्र से इस चीज का हम उपयोग करते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है, जो कच्चे पदार्थ का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने गन्ना हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, उससे हम क्या परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि चीनी बना देते हैं, गुड़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया द्वितीय क्षेत्रक। तीसरी बात है तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, ये दोनों ही चीजों का योगदान होता है, प्रथम और द्वितीय क्षेत्रक का। और ये क्या करता है तृतीय क्षेत्र, उसमें उन दोनों को चीजों को मिला के विकास में मदद करता है। तो ये था तीसरा क्षेत्रक। सकल घरेलू मैंने उत्पाद आपको बता दिया था, आप चैप्टर में पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अब हम जो है पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र होता क्या है, आपको पता होगा सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। हम परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है। इस क्षेत्र में सरकार संपत्ति का मालिक होता है। सरकार जो होता है किसी भी संपत्ति का मालिक होता है, ऐसे नहीं किसी निजी चीजों का, बस किस चीज का, सार्वजनिक क्षेत्र का। और सभी सेवाएं भी हमें प्रदान करता है वो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे कि अस्पताल हो गया, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, वो क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, और उसका जो है सेवाएं हमें मिलता है, हम जाकर उसमें इलाज करा सकते हैं। स्कूल हो गया एग्जाम्पल के लिए, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब चीजें जो है सार्वजनिक क्षेत्र होता है। शमशान घाट हो गया, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र। और किसका ये हक होता है, गवर्नमेंट का होता है इस पे। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, निजी क्षेत्र क्या होता है। परिसंपत्तियों और सेवाओं का वितरण इस क्षेत्र के स्वामित्व में निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। जैसे कि इसने बोला है परिसंपत्तियों, जो भी संपत्ति होता है, और सेवाओं का वितरण जो है क्षेत्र के स्वामित्व करेगा, मतलब जो वहाँ का जो मालिक है वही उसका यूज करेगा। जैसे कि किसी ने अपना फैक्ट्री खोला है, तो वो उसका क्या होगा, स्वामित्व होगा। मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो तो गवर्नमेंट देखता है, और सारी चीजें उसके अधिकार में होती है। और निजी क्षेत्र जो होता है आम जनता के, नागरिक के होती है। जैसे कि किसी ने फैक्ट्री खोला, घर बनाया अपना, तो वो उसका खुद का निजी स्वामित्व होता है। ओके, तो सो क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्या होता है, बुनियादी सेवाएं। देखिए, बुनियादी सेवाएं जो होती है वो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। जैसे कि अस्पताल हो गया, अस्पताल में हम इलाज के लिए जाते हैं। टेलीग्राफ सेवाएं, टेलीफोन, पुलिस स्टेशन हो गया, अदालत हो गया, रक्षा हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, ये सब कंपनियां जो हैं, इन सभी सेवाओं को बुनियादी सेवाएं कहा जाता है। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बुनियादी सेवाएं क्या होती है, जो हमें जरूरत होती है, जो हमें आवश्यक होती है, उसे कहते हैं। जैसे कि अस्पताल, स्कूल हो गया, बीमा हो गया, LIC हो गया, और भी जो भी चीजें हैं, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारी चीजें बुनियादी सेवाएं कहलाती है। तो सो आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र और बुनियादी सेवाएं समझ में आ गई होंगी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। तो आपको तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, क्या है, मनरेगा। मनरेगा क्या होता है वो हमें क्लियर करना है। चैप्टर में जो है हमें आसानी से समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या हम पढ़ते जा रहे हैं। तो मनरेगा क्या होता है, तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है इसको, मनरेगा को। देखिए क्या होता है, इसका हम परिभाषा समझते हैं। तो इसका जो पॉइंट है पहला, क्या बोल रहा है, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। मतलब कि एक भारत में लागू किया गया है कि एक रोजगार गारंटी दी जाएगी।
किसको, और ये कब बनाया था? तो ये 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियम इसको पास किया गया था। 25 अगस्त 2005 को, आपको डेट याद रखना है कि कब ये पारित हुआ था, 25 अगस्त 2005 को। किसके द्वारा? विधान द्वारा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी ग्रामीण परिवार के वयस्क कौन होते हैं? जो 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं। ओके, जो 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। ये मनरेगा जो है ये भारतीय क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के द्वारा क्या होता है, ये प्रत्येक वर्ष मतलब कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां के वयस्क सदस्यों को जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो घर बैठे हुए हैं, उनको कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराएगी ये मनरेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, अगर सरकार अपने रोजगार प्रदान करने के कर्तव्य में विफल हो जाती है। अगर आप सोचिए कि अगर ये सरकार इसमें विफल हो जाती है, 100 दिन का वो मतलब रोजगार नहीं दे पाता है, तो क्या होगा? तो यह लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते देती है। देखा हुआ आपने ग्रामीण क्षेत्र में, गांव इलाकों में क्या होता है, वहां पे जो भी होते हैं कृषि क्षेत्र में रहते हैं, खेती करते हैं, लेकिन वहां के ज्यादातर सभी तो खेती करेंगे नहीं। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है रोजगार गारंटी नाम से, जो कि जितने भी घर में सदस्य हैं, परिवार के सदस्य में लोग हैं जो वयस्क हो जाते हैं, 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, उनको ये बेरोजगारी अगर रोजगार देती है 100 दिन का, तो रोजगार देगी साल में, पूरे साल की बात कर रहा है, 100 दिन का रोजगार देती है। अगर इसमें किसी भी तरह से विफल हो जाती है, रोजगार नहीं होता है वहां पे, तो वो बेरोजगारी भत्ते देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसको आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई पॉइंट है तो आपको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहा जाता है इसको? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। इसे 2005 में विधान द्वारा पारित किया गया था। प्रत्येक वर्ष वयस्क जो परिवार में सदस्य उनको रोजगार देगी 100 दिन के लिए। अगर सरकार अपने रोजगार में विफल हो जाती है तो उसको बेरोजगारी भत्ते देती है सरकार। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो आपको मनरेगा वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है लास्ट पॉइंट बचा है चैप्टर 2 का, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है और अंतिम वस्तु क्या होता है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। बहुत इजी है समझना, थोड़ा बुक का अगर हम लैंग्वेज समझे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग जो होता है अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे कि हमें दूध मिलता है, तो हम उस दूध से हम क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। तो चाय में जो लगने वाली चीजें हो गई, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी डाला, ये मध्यवर्ती वस्तु होता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है? मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में सभी मूल्य वृद्धि की जाती है। मतलब इसमें जैसे कि जो सामानें लगी हैं, जैसे कि कुछ भी चीज़, आप ब्रेड मान लीजिए, ब्रेड क्या होता है, उससे पहले जो आटा, जो भी चीज़ें लगती है, चीनी लगती है, फैक्ट्री में तैयार होता है, जो भी उसमें खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ों को मिलाकर वो मूल्य की वृद्धि की जाती है, उसमें जोड़ दिया जाता है कितना रेट होगा उसका। ठीक है, तो ये होता है मध्यवर्ती वस्तु, जो भी उस कच्चे माल को तैयार करने में टाइम पीरियड लगता है। नेक्स्ट है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होता है? अंतिम वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उपयोग उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती। आपको मैं क्लियर करा देता हूँ इसका पॉइंट जो कह रहा है। तो इसमें कह रहा है जो कच्चे माल है, जैसे कि हमें कच्चे माल से उसने सामान बना दिया, जैसे कि ब्रेड ले लिया, जैसे कि हम ले लेते हैं गन्ना उसने कच्चा माल से लिया। ठीक है, तो उस कच्चे माल से उसने चीनी बना दिया, तो वो क्या हो गया? वो अंतिम वस्तु हो गया। अब वो बनकर तैयार हो गया है, अब वो बनकर जो रेट था वही रेट होगा, उसमें वृद्धि नहीं किया जाता है। मतलब वो अंतिम वस्तु कहलाता है और उसमें वृद्धि भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन
मध्यवर्ती वस्तु में कर सकता है क्योंकि उस समय वो बन ही रहा है, मतलब बीच में बन ही रहा है, उसमें सामान लग रहा है कितना है, जैसे कुछ रेट बढ़ जाता है बाजार में तो उसके हिसाब से उसमें वृद्धि की जा सकती है मध्यवर्ती वस्तु में। और अंतिम वस्तु में क्या होता है, जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसका रेट में जो है चेंजेस नहीं होता है। तो सो ये मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु पॉइंट था, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर क्लियरली कर दूंगा। तो ये हमारा पॉइंट लास्ट था और मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा वीडियो लगेगा। और अगर कोई भी पॉइंट्स कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं देख के उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, लेसन नंबर 3 में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।